दशकों से नासा रॉकेट उद्योग में काफ़ी शक्तिशाली रहा है। चाहे ऐसा रॉकेट बनाना हो जो कि चांद तक जा सके या फिर ऐसा रॉकेट बनाना हो जो कि बहुत बार इस्तेमाल में लाया जा सके। हालांकि उनके सारे रॉकेट वो जिस काम के लिए या जिस प्लान के लिए बनाए गए थे वो पूरा ना हो सका और कुछ तो बीच में ख़राब भी हो गए, मगर इन सारी चीज़ों के बाद भी नासा रॉकेट बनाने और उसकी डेवलपमेंट में सबसे आगे रहा है। हालांकि कुछ ही सालों पहले नासा ने बाहरी दबावों के आगे घुटने टेक दिए और एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ले जाने का काम रूसियों पर छोड़ दिया। हालांकि ये टेम्पररी सोल्यूशन था जब नासा अपना नया रॉकेट द स्पेस लॉन्च सिस्टम बना रहा था, मगर कुछ सालों से ऐसा लग रहा है कि नासा ने जो बीच में अपने खुद के रॉकेट्स बनाना छोड़ दिया था वो अब कभी नहीं बनाएगा। तो चलिए आज देखते हैं क्यों SLS नासा का आखिरी रॉकेट होगा जो उसने खुद बनाया था। शुरुआत से ही नासा के साथ जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है राजनीति। नासा एक सरकारी संस्था है, इसी वजह से उनके प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग जनहित से ही आती है। अगर वो लोगों के हित में है तभी नासा उसे करेगा। यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से पिछले 50 सालों से नासा चांद पे नहीं गया। जब नासा ने स्पेस के कुछ मिशंस कंप्लीट किया एस्ट्रोनॉट के 1960 से 70 के बीच, आम जनता को नासा की ये पहल अच्छी नहीं लगी। अमेरिका को तो सोवियत लोगों से पहले ही चांद पे पहुंचना था, बस इसी वजह से एक आम अमेरिकन के लिए ये बात किसी काम की थी। मगर एक आम अमेरिकन को ऐसा भी नहीं लगता था कि इस मिशन के बाद नासा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या उसे बंद कर दिया जाएगा। मगर जो भी उत्सुकता थी नासा के प्रति वो स्पेस रेस के बाद ख़त्म हो चुकी थी। ना ही लोगों को नासा की किसी भी चीज़ पे इंटरेस्ट था और ना ही राजनेताओं को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट था। इसी वजह से चांद पर जाने के बाद नासा के बजट को कम कर दिया गया था। 1960 में नासा का बजट $5 अरब से ज़्यादा था हर साल, मगर 1974 तक उस बजट को काट कर आधा कर दिया था जो कि था $3 अरब। इसके बाद नासा के प्रोजेक्ट्स पर किसी ने भी इतनी ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई। नासा पर भी राजनीति चलाने से बुरा और क्या हो सकता है, मगर इससे भी ज़्यादा नासा में समझदार नेतृत्व की कमी है। सेनेटर्स और राष्ट्रपति सिर्फ वोटों से ही प्रेरित नहीं होते हैं, मगर ये उनको खुद को भी नहीं पता होता कि वो लोग क्या कर रहे हैं जब बात आती है रॉकेट्स पे। इसमें उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि वो इंजीनियर नहीं है, वो तो सिर्फ वकील और धंधा करने वाले लोग हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों को नासा के इंजीनियरिंग के फैसले लेने होते हैं और इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है, जब ऐसे लोग इंजीनियरिंग के फैसले लेंगे तो नासा के लिए बुरा ही होगा। इनमें से एक सबसे बुरा फैसला था SLS के जो पार्ट्स होते हैं उनको दोबारा यूज़ करना। जब SLS अप्रूव हुआ था तो कांग्रेस ने ये मांग की थी कि नासा को SLS के पार्ट्स दोबारा इस्तेमाल करने होंगे जहाँ तक हो सके। इस फैसले के पीछे दो कारण थे। अगर नासा इसके पार्ट्स को दोबारा यूज़ करता तो इससे उसकी लागत दोबारा बनाने में कम आती और उन्हें हर चीज़ शुरू से भी नहीं बनानी पड़ती और उन चीज़ों को इस्तेमाल करना भी सस्ता पड़ता, क्योंकि नासा के पास पहले से उन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है उसका एक्सपीरियंस होता। और जो दूसरी चीज़ थी वो थी नौकरी। जब स्पेस शटल का प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो हज़ारों इंजीनियर अपनी नौकरी खो चुके थे। तो नेताओं को ऐसा लगा अगर उन्हीं इंजीनियर्स को SLS पर काम करने दिया जाएगा तो इससे उनकी नौकरियां नहीं जाने वाली। जब ये फैसला लिया गया तो इससे एक बात तो साफ थी कि नेताओं के पास इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि इंजीनियरिंग कैसे काम करती है। स्पेस शटल जो था वो 1970 में बना था और तब से लेके अब तक टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव और सुधार हो चुके थे। जब स्पेस शटल बनाया गया था उस समय तो पर्सनल कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ भी नहीं हुआ करती थी। तो इस बात में तो बेवकूफ़ी थी कि 40 साल पुराने किसी प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी को अब इस्तेमाल किया जाता। अब सोचो इसी तरह से अगर इंटेल फैसला लेता कि 1970 की उनकी चिप्स को वो दोबारा इस्तेमाल करे, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ये सोचता कि वो MS-DOS को दोबारा से लेकर आए जिससे उनकी नौकरियां ना जाए, तो कैसा होता। एक अच्छा फैसला तब होता कि अगर नासा को वो लोग कहते कि आप अपने पहले के एक्सपीरियंस से रॉकेट बनाओ पुराने पार्ट्स को बिना इस्तेमाल किए। मगर क्या करें, जब नेता इंजीनियरिंग के फैसले लेते हैं तो ऐसा ही होता है। इन्हीं सारे कारणों की वजह से नासा एक असक्षम अंतरिक्ष संगठन बनकर रह गया था। इसी वजह से नए प्रोजेक्ट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा, साथ ही साथ पैसे भी अनुमान से ज़्यादा लगे। वैसे बात करें तो SLS को तो 2016 में ही उड़ान भरनी थी, मगर अभी 2022 चल रहा है। इन्हीं धीरे चल रहे कामों की वजह से ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ने 2012 में नासा का ऑडिट करवाया, जिससे ये पता लगाया जा सके कि इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है। इस ऑडिट से 4 चीज़ें सामने आई। पहली 2 तो ये थी कि नासा चीज़ों को कम आंक लिया करता था और टेक्नोलॉजी आसान है ये सोचकर काम को धीरे कर देता था। और ये 2 चीज़ें तो हर स्पेस एजेंसी में होती है, तो हम इन्हें छोड़ देते हैं। और बचे हुए 2 कारणों में से पहला तो है सरकार की तरफ से पैसे मिलने ना मिलने की गारंटी ना होना, और दूसरा है हर प्रोजेक्ट का बुरा मैनेजमेंट। समय पर पैसा ना आना राजनीति दर्शाता है, और साथ ही साथ बुरी तरह से प्रोजेक्ट को मैनेज करना ये दर्शाता है कि जब नेता लोग फैसले लेते हैं तो ऐसा ही होता है। कई सालों से नासा इन्हीं समस्याओं का सामना कर रहा है।
मगर हाल ही में उन्हें इसका समाधान मिल चुका है और समाधान है प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री। प्राइवेट कंपनियों में अपने पैसे लगाना जिससे कि वो अपने स्पेस मिशन कंप्लीट कर सके। नासा अपने ऊपर से सरकार की ताकत को हटाकर अच्छे फैसले ले सकता है। जब प्राइवेट स्पेस कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं नासा की तरफ से, तो बीच में कोई भी नेता या कोई भी किसी चीज़ में बाधा नहीं बन सकता या किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। डेवलपमेंट प्रोसेस में जो हर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिर्फ एक बाहरी हिस्सा होता है कि क्या काम आगे होने वाला है, उस काम को करने के लिए क्या कीमत लगने वाली है और साथ ही साथ वो काम कब तक पूरा हो जाएगा। इससे इंजीनियरिंग के फैसले लेने की ताकत इंजीनियर्स के हाथ में आ जाती है और साथ ही साथ प्राइवेट कंपनीज के भी। बोइंग जैसी पुरानी कंपनियों को ये ताकत देना थोड़ा गलत होगा क्योंकि वो खुद ही ये सब झेल रहे हैं, मगर स्पेसएक्स जैसी कंपनीज को देना जो कि नई नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करती रहती है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। अब एग्जाम्पल के लिए अपन फैल्कन 9 को ही ले लेते हैं। फैल्कन 9 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो ऊपर जाने के बाद वापस जिस तरह से वो गया है उसी तरह पीछे से लैंड कर सकता है, और वो भी जितना एरिया उसे दिया गया है वहीं पे। मगर जिस समय उसे बनाया जा रहा था वो काफ़ी बार फेल हुआ। स्पेसएक्स के काफ़ी रॉकेट्स ख़राब हुए और सबको ये लग रहा था ये आइडिया किसी काम का नहीं है, मगर स्पेसएक्स ने सबको गलत साबित कर दिया। और अगर नासा के पास ये सारी टेक्नोलॉजी भी होती तो शायद वो अभी तक ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि नासा के ऐसे प्रोजेक्ट को कांग्रेस कभी भी अप्रूव नहीं करती, और अगर वो कर भी देते तो वो नासा के लिए बहुत ही कम बजट लाते और साथ ही साथ उन्हें कहते कि बस तुम्हें इतना ही करना है, अगर इससे ज़्यादा फेल होते हो तो आगे नहीं करना। तो अगर नासा सीधे लैंड करने वाले बूस्टर्स बना भी लेता तो कांग्रेस उन्हें रोक ही देती। और यही सेम चीज़ स्पेसएक्स के अगले स्टारशिप रॉकेट के बारे में भी कह सकती है, जिसमें ये प्लान किया गया है कि वो उल्टा आएगा और उल्टा घूम के पानी में आ जाएगा पीछे की तरफ से। अब ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नासा के पास कंट्रोल नहीं है, उनके पास कंट्रोल तो होता है, मगर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उन्हें कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ती है। अब जैसे स्पेसएक्स स्टारशिप के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कर रही है और वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि इसके क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं। मगर अगर वहीं पे नासा इसे एक्सपेरिमेंट को करती तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता और उन्हें अप्रूवल भी नहीं मिलता। जैसा कि हम सब जानते हैं रॉकेट को काफ़ी ज़्यादा कच्चे माल की ज़रूरत होती है और रॉकेट कार्बन और एल्यूमिनियम के मटीरियल से बनते हैं, जिसकी वजह से कार्बन और एल्यूमिनियम माइनिंग कंपनीज़ में काफ़ी ज़्यादा लोगों की नौकरी चलती है। और अगर नासा स्टेनलेस स्टील में जाने का शिफ्ट भी करती तो ये बात तो पक्की थी कि कोई ना कोई ये कहता कि उनकी कंपनी कार्बन और एल्यूमिनियम की माइनिंग के भरोसे है और इसकी वजह से वहाँ के लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनको खतरा होगा। मगर क्योंकि अब वो स्पेसएक्स के कमर्शियल कस्टमर थे तो वो कभी भी अपने स्टेनलेस स्टील रॉकेट्स को स्विच कर सकते थे बिना कांग्रेस के अप्रूवल के। और यही रास्ता और अच्छा लग रहा था क्योंकि प्राइवेट कंपनीज काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही थी 1980 से 1990 के बीच में। उस समय कुछ ही प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के खिलाड़ी थे जैसे कि बोइंग और लॉकहीड मार्टिन, जो कि बहुत बड़े हवाई जहाज़ बनाया करते थे। मगर उन कंपनियों ने अंतरिक्ष को कभी नहीं देखा था क्योंकि उन्होंने बड़े हवाई जहाज़ों में काफ़ी ज़्यादा सफलता हासिल करी थी और वो वही करते रहना चाहते थे। और नासा के लिए मॉड्यूल और प्रोब्स बनाना उनके लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही था। और ये 20वीं सदी की शुरुआत ही थी जब हमने ऐसी कंपनीज़ को देखा जिनका फोकस था सिर्फ अंतरिक्ष। उस समय ये तो पता नहीं था ये कंपनीज़ कितनी सफल होंगी, मगर धीरे धीरे जिस तरह से वो काम कर रही थी उससे ये तो लग रहा था कि उनके ऊपर भरोसा करना ठीक है। और ये मुझे मेरे आखिरी पॉइंट पे ले आती है कि नासा अब रॉकेट बनाने से पीछे हटता जा रहा है कुछ ही सालों से। प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर निर्भर रहना नासा के लिए कोई नई बात नहीं, क्योंकि कई सालों से वो ऐसा करते आ रहे हैं। इसी तरह से 1993 में नासा ने बोइंग को डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट और बनाने का काम दिया था बड़े से ISS को बनाने के लिए। इसी तरह से नासा ने लॉकहीड मार्टिन को ओरियन स्पेस कैप्सूल के पुर्जे बनाने का काम दिया। हालांकि SLS को बनाने का काम बोइंग तो कर रहा था, मगर साथ ही साथ स्पेसएक्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि वो जो चांद पर इंसान गए उन्हें वापस लाया जा सके नासा के साथ। जैसा कि हम देख सकते हैं नासा को अपनी सीमाएं पहले ही पता चल गई थी और उन सीमाओं को हटाने के लिए वो बाकी कंपनियों का सहारा ले रहा था। अभी तक वो रॉकेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को देते हैं, मगर वो रॉकेट के मालिक खुद होते हैं। मगर फैल्कन 9 से या स्पेशली बात करें तो स्टारशिप से नासा जो भी कर रहा है, इससे ये देख के ऐसा लगता है कि नासा अब प्राइवेट इंडस्ट्री पे भरोसे में आ चुका है और उसे ये यकीन है कि वो अपना रॉकेट प्रोडक्शन बंद कर सकता है और पूरे के पूरे प्राइवेट कंपनीज़ के भरोसे रह सकता है। अब इससे फ़ायदा नासा को ये होगा कि वो फोकस कर सकता है कि वो इन रॉकेट्स पे क्या करे, ना कि जस्ट उन्हें बनाता रहे। मगर अब SLS का होगा क्या?
मुझे लगता नहीं है कि नासा SLS के प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देगा इतने जल्दी, क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत सारी मेहनत और पैसे लगाए हैं उसके अंदर। और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि कांग्रेस इतनी आसानी से इतने ज़्यादा पैसे लगाए हुए चीज़ को बिना चांद पर भेजे बंद कर सकती है। तो मुझे ये तो लगता है कि SLS बहुत बार इस्तेमाल किया जाएगा चांद पर लोगों को भेजने के लिए, मगर जिस दिन SLS के थ्रू नासा चांद पर पहुंच जाएगी तो कांग्रेस को लगेगा जिस काम के लिए उन्होंने SLS में पैसे लगाए थे वो काम पूरा हो चुका है और SLS को दोबारा यूज़ करने का प्रेशर नासा पे कम हो जाएगा। और मुझे लगता है उस समय तक SLS धीरे धीरे लोगों के दिमाग से गायब होने लगेगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होगा और 2030 के आसपास उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। और जिस तरह से हमने इस वीडियो में बात करी, अब नासा आगे खुद के रॉकेट्स नहीं बनाएगा और पूरा का पूरा प्राइवेट कंपनीज़ के भरोसे रहेगा। मगर क्या इसका मतलब ये है कि नासा अब कभी भी रॉकेट्स नहीं बनाएगा? अब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है आने वाले 30 से 40 सालों के बाद या 30 से 40 सालों के पहले ही नासा खुद का रॉकेट बनाए, और उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। मगर ये बात तो पक्की है कि SLS आखिरी रॉकेट होगा जो नासा ने बनाया, और इसके बाद वो काफ़ी समय तक रॉकेट्स नहीं बनाएगा, या तब तक जब कांग्रेस उन्हें खुद का रॉकेट बनाने के लिए नहीं कहती है। कांग्रेस का जो टाइट कंट्रोल है नासा के ऊपर, आप उसके बारे में क्या सोचते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना अगर आप इस बात से खुश हो कि नासा प्राइवेट कंपनीज का सहारा ले रहा है रॉकेट बनाने में। हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन करना ना भूलना। इसी तरह के वीडियो आइडिया सजेशन देने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को भी चेक कीजिएगा इसी तरह की वीडियोज़ के लॉजिकली आंसर्स के लिए। मैं था चिरंजीव, आप देख रहे थे लॉजिकली आंसर्ड हिंदी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।